वेलकम टू द लर्न एंड ग्रो एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर और इसके पार्ट 1 में हमने खनिज के बारे में देखा था। खनिज की डेफिनेशन क्या होती है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज को निकाला कैसे जाता है और कौन से महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इन सब को हमने पार्ट 1 में कवर किया है। पार्ट 2 में हम शक्ति संसाधन के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें शक्ति संसाधन की, तो शक्ति संसाधन हमारे मानव के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। शक्ति और ईंधन ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी लाइफ में। हमें इंडस्ट्री में, कृषि करने के लिए, परिवहन के लिए, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो ऊर्जा संसाधन है इसको हमने 2 भाग में बांटा है, एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत में हम ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। पहले हम परंपरागत स्रोत के एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन के बारे में तो हम जानते हैं कि ईंधन का यूज़ हम खाना बनाने में करते हैं। ऊष्मा प्राप्त करने के लिए इसका बहुत ही व्यापक रूप में इस्तेमाल होता है। हमारे देश के ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला और जल विद्युत ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इनके हम लाभ और हानि के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन के बारे में अगर इसके लाभ को देखें तो ईंधन का लाभ ये होता है कि ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है कहीं पे भी और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत सारे लोगों को ऊर्जा देता है। इसकी हानि क्या है कि संग्रहण में इसके अधिक समय का उपयोग होता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको लाने में, प्रदूषण भी फैलाता है। अगर आप ईंधन को जलाओगे, कोई लकड़ी को, इन सब को जलाओगे तो कितना प्रदूषण होता है उससे, उसको जमा करने में टाइम भी लगता है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को ये और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। कोयले की बात करें तो कोयला का लाभ ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। इससे हम कोयला से बिजली भी बना सकते हैं। इसका हानि क्या है तो सेम वही है, प्रदूषण का स्रोत है, इससे प्रदूषण होता है और परिवहन के लिए भारी हो जाता है। अगर आपको कोयले को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, बहुत भारी हो जाता है वो। अब हम बात करते हैं जल विद्युत की। तो जल विद्युत के लाभ भी बहुत हैं, हानि इसके थोड़े कम है बाकी के कंपैरेटिवली। तो इसके लाभ ये है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और ये सस्ता है। इसके हानि को अगर हम देखें तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है, जहाँ से हम जल विद्युत, जल से हम जहाँ बिजली बनाते हैं वहाँ के आसपास के लोगों का वहाँ से अलग दूर भेज दिया जाता है, तो वहाँ के जो समुदाय होते हैं वे विस्थापित हो जाते हैं। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन होता है और स्थापित करने में खर्चीला होता है। अगर हम कहीं से जल विद्युत बनाने के लिए वहाँ पे हमें बांध बनाना पड़ेगा तो ये खर्चीला होता है, वहाँ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। अब हम खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के अगर लाभ की बात करें और इसकी हानि लगभग एक जैसे ही है। तो अगर खनिज तेल के लाभ की बात करें तो आसानी से परिवहनीय है, एक जगह से दूसरी जगह हम टैंकर की सहायता से ले जा सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग में के आधार पर इसको बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये भी आसानी से पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है ये प्राकृतिक गैस और तेल से सस्ता है। इसके हानि को अगर देखें तो तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय हो सकता है। अगर आप खनिज तेल को या इस गैस कहीं के रिसाव हो गया तो इसकी वजह से ऑक्सीजन को नुकसान होता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकते हैं। प्रदूषण ज़्यादा होगा, ज़्यादा गंदगी और प्रदूषण से अम्ल वर्षा हो जाता है, जो कि फसल के लिए अच्छा नहीं होता, मानव के लिए भी अच्छा नहीं होता। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है।
नए ईंधन का खोज करना, जैसे कि अगर हम खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन का अगर हम खोज करना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होता है इनकी खोज करना। ये है कुछ जो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं इसके लाभ और हानि। अब हम एक एक करके इन सब को पढ़ते हैं। अभी हमने ईंधन के बारे में देखा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी वहाँ पे बासी होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, उनका जो 50% होता है वे सभी ईंधन का ही यूज़ करते हैं। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के कारण से ही जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार भी सीमित हैं और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका यूज़ कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं ज़्यादा है। जितना हम खोज कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसकी खपत हो रही है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयले की बात करें तो यह बहु यातायात में पाने जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका यूज़ घरेलू ईंधन, इंडस्ट्री जैसे कि लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बिजली बनाने के लिए और इंडस्ट्री में भी हम कोयले का यूज़ करते हैं। कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। जिस बिजली को हम कोयले से प्राप्त करते हैं उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज यूज़ कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना हुआ होता है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। विश्व में ज़्यादा कोयला उगाने वाले कंट्री में अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे चीन आता है, उसके बाद यूएस, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज और झाड़िया जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और धनबाद और बोकारो ये झारखंड में है। पेट्रोलियम के बारे में हम बात करें, पेट्रोलियम जिससे कि हम कार चलाते हैं, और तेल जो कि हमारे साइकिल को जाम होने से रोकता है, ये दोनों की शुरुआत काले गाढ़े द्रव से होती है और इसे ही हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों के जो चट्टान होते हैं, जो सैल होते हैं, उसके लेयर के बीच में पाए जाने वाले पदार्थ को ही हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। इसके बाद इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है जहां इससे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं इसे हम काला सोना कहते हैं क्योंकि ये उतने ही ज़्यादा मूल्यवान भी होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक कंट्री में से आते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। इंडिया भी इन्हीं कंट्री से पेट्रोलियम खरीदता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है तो वहाँ से हमें सस्ते में मिल जाता है। अन्य मुख्य उत्पादक कंट्री की अगर बात करें तो यूएस, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में होता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका यूज़ घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक कंट्री हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी इनका जो डेल्टा है, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय जो क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपभोग में तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इसकी समाप्ति होती जा रही है। हम इतना ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का यूज करने लगे हैं कि इसके ख़त्म होने का खतरा बढ़ने लगा है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय बन गए हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना और अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है जो अंततः सूखा लाती है। जिस तरह अगर हम नलके को खुला छोड़ दें और उससे पानी टपकते टपकते पानी का जैसे नुकसान होता है और उससे सूखा आ जाता है, उसी तरह ये ऊर्जा ऐसे ही ख़त्म होते जा रहे हैं। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हो सकते हैं।
आपने सीएनजी के बारे में सुना होगा। आजकल कार में सीएनजी डाला जाता है और सीएनजी से हम चलाते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हिंदी में स्वपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। यह एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द पेट्रा और ओलियम से मिलके बना हुआ होता है। पेट्रा का मतलब होता है सैल और ओलियम का मतलब होता है तेल, इसलिए पेट्रोलियम का मतलब ही होता है अर्थ, सैल, तेल। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का एक और है जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल और नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल को बांध के नीचे स्थित जो टरबाइन होता है इसके ऊपर से यह पानी गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए यानी कि बिजली के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। इसी तरह हम जल से विद्युत बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बांधों में वर्षा का जल और नदी के जल को ऊंचाई से गिराने के लिए उसको जमा किया जाता है। पहले एक जगह से पानी को पहले जमा करते हैं ताकि उसमें प्रेशर बन जाए, और प्रेशर बनते ही बांध के अंदर ही हम एक पाइप लगा देते हैं और इसके द्वारा जो बहता हुआ जल होता है वो बांध के नीचे स्थित एक टरबाइन होता है उसके ऊपर इतनी तेज़ी से गिरता है, और वहाँ पे जो घूमते हुए ब्लेड जनरेटर होते हैं इसी से हम बिजली उत्पन्न करते हैं। बिजली उत्पन्न करने के बाद जो जल ऊपर से बह जाता है इसका यूज़ हम खेती करने के लिए कर लेते हैं। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। जितना वर्ल्ड में हम बिजली का यूज़ करते हैं उसका 1/4 हम जल से ही बिजली बनाते हैं। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में अगर हम देखें तो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर, नागा अर्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ये देख सकते हैं यहाँ पे इमेज दिया गया है। ऐसे ही हम बिजली बनाते हैं। ये नीचे टरबाइन लगा होता है, ऊपर से पानी आता है जिससे कि वो जनरेटर घूमता है बीच में और इसी से हम बिजली उत्पन्न करते हैं। इस पार्ट में हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को देखा है। अगले पार्ट में हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं।